बैकग्राउंड है? ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस सेमिनार में क्या हम बात करने वाले हैं, व्हाट आई विल टॉक अबाउट, ये हम बता रहे हैं। एजेंडा क्या है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल in this exam, importance of optional in this exam. Second thing, who can take maths optional? Who can take maths optional? इस ऑप्शनल को सभी लोग नहीं रख सकते हैं, ये बात करने वाले हैं। थर्ड, why this optional? Why this optional? Why this optional? ये बात करने वाले हैं, ठीक है। Why this optional? एंड उसमें हम पॉजिटिव्स, नेगेटिव दोनों बात करेंगे। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस डिस्कशन, एक्चुअल 2023 पेपर, कैसा पेपर आता है और कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए, ये दिखाएंगे। देन विल टॉक अबाउट, हम इसमें टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। वी कैन सेलेक्ट टॉपिक्स इन अ सब्जेक्ट। जब पूरा पढ़ लेते हैं तो लास्ट में फाइनल रिवीजन में वी कैन सेलेक्ट टॉपिक्स, हम कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट है जो हमें बात करना है, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम की अधिक से अधिक मार्क्स मिले। व्हाट इज ए स्केलिंग? स्केलिंग क्या है? स्केलिंग इस पेपर में क्या है? व्हाट इज ए स्केलिंग? देन ब्रीफ नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं इस पेपर में, फॉर रिवीजन, ऑब्वियसली फॉर रिवीजन, एंड देन विल टॉक अबाउट, जिसको सेल्फ तैयारी करना है क्योंकि ये ऑनलाइन भी सब लोग देख रहे हैं, बुक्स के बारे में। देन विल टॉक अबाउट हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन क्लास, ठीक है।
देन आपके जो कुछ क्वेरी होंगे ये मैं लूंगा। इतना चीज तो मैं अपने साइड से कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, आप बता दीजिए, मैं लिख देता हूं, मैं डिस्कस कर दूंगा। इतना चीज तो मैं कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ दिमाग? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है पेपर कंप्लीशन के बारे में। पेपर कंप्लीशन एग्जाम में, यही ना? ठीक है, और कुछ? और कुछ दिमाग में है किसी को? ऑनलाइन, ऑफलाइन बताइए। मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा ये सारा चीज। नहीं नहीं, फिजिक्स टॉपिक ट्रबल, उसका भी उपाय है। फिजिक्स टॉपिक, फिजिक्स टॉपिक ट्रबल, चलो तुम्हारी भाषा लिख देता हूँ, ट्रबल। क्या करना है? हाउ टू डील विथ फिजिक्स टॉपिक। ठीक है सर, आईआईटी एडवांस के मैथ्स टफ होती है यूपीएससी की? गौरव कुमार जी, दोनों एग्जाम अलग अलग है। आईआईटी एडवांस के जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस से बहुत कम है, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ? हम्म। आईआईटी एडवांस्ड का जो एम है एग्जाम का, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, और इस एग्जाम का एम डिफरेंट है। दोनों का सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीएससी में वी इंक्लूड टू मच थिंग्स, क्या बताएं आप तुमको। पीवाई क्यू, अरे पीवाई क्यू तो अभी बताएंगे, पीवाई क्यू के बारे में बताएंगे। और कुछ है? क्वेश्चन बैंक, पीवाई क्यू सब अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, यूपीएससी के साइट पे अवेलेबल है। और तुम लोग के ऑनलाइन जो देख रहे हैं, और कुछ दिमाग में बात है तो बताओ फटाफट, नहीं तो मैं स्टार्ट करूं। सर मेरा मैथ्स ऑनर्स था। बहुत अच्छी बात है निधि सिंह। चलिए हो गया आपके दिमाग में, अब दूसरा कोई बात नहीं है, कुल मिला के समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूं। पहले मैं जो बोल रहा हूं आप सुन लीजिए। मैंने क्वेरीज के लिए लिखा है, क्वेरीज, आपके प्रश्नों को लूंगा और बताऊंगा। अभी तो लिखा है ना कौन ले सकता है मैथ्स ऑप्शनल, सब है। मैं बारी बारी से डिस्कस कर रहा हूं। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल पे चलते हैं। मैं बारी बारी से इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सबको ब्रीफ में बताते हैं, क्योंकि एकदम डिटेल बताऊंगा तब तो 5 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, आप सभी को पता है कि मेंस कितने मार्क्स का हुआ है, ठीक है, और इंटरव्यू कितने मार्क्स है। जो मेंस एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, आपको पता है जीएस 4 पेपर होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये 1000 मार्क्स का होता है। इससे एक पेपर है, कंपलसरी है, सबका देना, सबको देना है, 250 मार्क्स का। ऑप्शनल 500 मार्क्स का। इंटरव्यू कितने मार्क्स का? 275 मार्क्स का। यही मार्क्स है टोटल। 25 मार्क्स जोड़ोगे तो होगा, यस, 25 मार्क्स। अब आप जानिए कि जिस चीज के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे आईएएस बनने के लिए तैयारी करते हैं, एलाइड सर्विसेज तो कोई नहीं पहले सोचता है कि एलाइड सर्विसेज मिले, आईएएस मिल जाए, आईपीएस मिल जाए, फॉरेन सर्विस मिल जाए, रेवेन्यू सर्विस मिल जाए, उसके बाद के सर्विस के बारे में सोचता नहीं है लोग, बाद में सोचता है। तो अगर हम प्रॉपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए बात करें जनरल कैंडिडेट का, तो अप टू आई थिंक 60 to 70 रैंक, अप टू 60 to 70 रैंक ये प्रॉपर आईएएस मिलता है ना। बाकी कैटेगरी में 150 रैंक तक मिल जाता है, 200 रैंक तक मिल जाता है, 250 रैंक तक मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। मैं इसी को अभी स्टैंडर्ड मान के चलता हूं। आपको टोटल मार्क्स लगभग 150 मार्क्स चाहिए, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स। कभी 2-4-10 कम इससे, या कभी 2-4-10 ज्यादा। इस रैंक के लिए, इस रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए आउट ऑफ दीज टोटल मेंस प्लस इंटरव्यू? जो अचीवेबल मार्क्स है, मैं एवरेज प्लस
मार्क्स की बात करता हूं, अरे क्वेरी लूंगा अभी, पहले मैं तब बता दूं ना, ठीक है। तो इसमें जो मैं बताऊं अच्छा मार्क्स जो कहलाता है वो 425। 425 कोई 5-10 नंबर ज्यादा ला सकता है, कोई 5-10 नंबर कम ला सकता है। सिंसियर बच्चा की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर। 425 इससे 140 टू 160 कह सकते हैं एक सिंसियर बच्चा ला सकता है। 130 भी आता है, 120 भी आता है और 50 भी आता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। और इंटरव्यू 160 एवरेज मार्क्स है, किसी को 190 भी आ जाता है, 180 भी आता है, मैं 160 लेके चल रहा हूं। अभी मैं ऑप्शनल का मार्क्स नहीं लिया हूं। अब जोड़ो आप, अगर 150 यहां लेते हो और 425 यहां लेते हो तो 575 हुआ, और 160, 575 160 कितना होगा, 675 और 25 730 मान लेते हैं। 730 मान लिए, माइनस करना है इसमें 730, कितने मार्क्स और चाहिए, 320। यहां पर तुम 700 मान लो 50 भी ले आओगे तो 300 मार्क्स चाहिए। अगर सपोज करो इफ यू हैव 750 हियर, यू नीड 300 हियर। ये कहां से लाओगे, ऑप्शनल से। कहां से लाओगे, ऑप्शनल से। तो इसका मतलब आपका टारगेट है कम से कम 300 प्लस मार्क्स इसमें आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। 300 प्लस, 325 प्लस आ जाए तो बल्ले बल्ले है, 350 प्लस आया तो और बल्ले बल्ले है, ठीक है। मैं अचीवेबल बात बता रहा हूं। 300 प्लस बच्चा पढ़ के बिना कोई भाग्य के सहारे 300 प्लस तो ला सकता है, 325 प्लस भी ला सकता है। अगर वो सिलेबस पढ़ लिया है, ठीक से पढ़ लिया है तो वो ला सकता है। बाकी 350 प्लस 375 भी इस पेपर में आया हुआ है, 361 भी आया हुआ है, 370 भी आया हुआ, 372 भी आया हुआ। आफ्टर स्केलिंग स्केलिंग करने के बाद, तो दैट इज चांस, बट 325 प्लस इज नॉट ए चांस, दैट कैन बी अचीव्ड। जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मेहनत पे है कि 325 प्लस ला सकते हो किसी भी साल, इन एनी ईयर। 350 प्लस चांस कि जो पढ़ के गया क्वेश्चन मिल गया, कर लिए तो हो गया ना। तो 325 प्लस तुम अपने मेहनत पे ला सकते हो, दैट आई कैन से। 350 प्लस सम चांस, जिसको लक भी बोलते हैं, सम लक मस्ट बी देयर। ओके, तो ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए। और 300 प्लस बहुत आसान मार्क्स नहीं है, मैं बता दूं। ये यही पेपर है जहां पे 300 प्लस थोड़ा आसान लगता है, बाकी पेपरों में 300 प्लस आसान नहीं है। बाकी पेपरों में 275 प्लस बहुत अच्छा मार्क्स कहलाता है, बहुत अच्छा मार्क्स। इसमें 325 प्लस अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स कहलाता है। चलिए, तो ये तो समझ गए कि ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज हमने लिखा है, क्या लिखा है, कौन ये मैथ्स ऑप्शनल ले सकता है। तो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं हमसे, तो देखिए, हु कैन टेक मैथ्स ऑप्शनल, हु कैन टेक मैथ्स ऑप्शनल, मैथ्स ऑप्शनल कौन ले सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं और लिख तो रहा हूं अंग्रेजी में, हिंदी में बोल ही दे रहा हूं जो सबको पता चल जाए, है ना। एक चीज मैं इसको बताने से पहले मैं बता दूं, जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम से भी है, वो बच्चा साइंस सब्जेक्ट जनरली इंग्लिश में ही लिखता है। मैथ्स ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई थ्योरी मैटर नहीं करता है, 95% न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, सो मीडियम डज नॉट मैटर। और आपको यूपीएससी ने ये बता दिया है कि आप जीएस वगैरह हिंदी में लिख लीजिए, ऑप्शनल इंग्लिश में लिख लीजिए। तो आप केवल मेंस के फॉर्म भरिए कि मैं ऑप्शनल इंग्लिश में लिखूंगा, बाकी हिंदी में आप कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि मैथ्स में 90 to 95% न्यूमेरिकल होता है। अब बताओ, न्यूमेरिकल ABCD और प्लस माइनस लिखने के लिए मीडियम कोई मैटर करता नहीं है ना। तो ये हिंदी अंग्रेजी कोई मैटर नहीं करता है इस सब्जेक्ट में, बता दूं मैं तुम्हें। अब हु कैन टेक मैथ्स ऑप्शनल, तो पहला कैटेगरी जो है वो कौन है, मैथ्स ऑनर्स वाला। मैथ्स ऑनर्स जो किया है या कर रहा है, 3rd ईयर 2nd ईयर ले सकता है। मैथ्स ऑनर्स जो किया है या 3rd ईयर 2nd ईयर में है तो ले सकता है। पहला कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी है।
ऑनर्स हो, एमएससी मैथ्स हो, ले सकता है, या स्टैट्स ऑनर्स, सांख्यिकी ऑनर्स, वो भी ले सकता है। ये पहला कैटेगरी है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी, मतलब पहले कैटेगरी में हम बीटेक वालों को भी रख लेते हैं, क्योंकि वो 60-70% सिलेबस अपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ लेता है। 60-70%, मोर देन 50% ऑफ द पेपर इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ता है वो। तो ये पहला कैटेगरी में डाल देते हैं। सेकेंड कैटेगरी मैं डाल रहा हूं वो बच्चे जो मैथ्स अपने ग्रेजुएशन डेज में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे कैलकुलस पढ़ लिया हो, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लिया हो सकता है, या हो सकता है कि रियल एनालिसिस पढ़ लिया हो, या हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया हो। ठीक है, ठीक है। तो ये है। नहीं, इसमें एक चीज जान लीजिए, 95% न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है मैथ्स ऑप्शन। न्यूमेरिकल 5% थेरी होता है, 5% थेरी। समझ गए? तो आप घबराए नहीं, 95% न्यूमेरिकल होगा। सेकेंड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैंने बोला 3-4 पेपर मैथ्स का अपने ग्रेजुएशन डेज में जो पढ़ ले वो बच्चा। इसमें फिजिक्स ऑनर्स आता है, फिजिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर ऑनर्स, कंप्यूटर ऑनर्स, बीसीए वगैरह, एमसीए वगैरह, वो सब आ जाता है। बीएससी जनरल, बीएससी जनरल का बच्चा जो मैथ्स पढ़ा है वो सब ले सकता है। ये सेकेंड कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, वो ले सकता है इसको। थर्ड कैटेगरी भी बता रहा हूं, जो बच्चा मान लो 12th में मैथ्स रखा है, 12th मैथ्स है और बहुत अच्छा उसका मैथ्स है, मान लो जेई वगैरह दे रखा है अच्छे से तैयारी करके, प्लस ग्रेजुएशन में साइंस कुछ पढ़ रहा है। साइंस मतलब नॉट बायोलॉजी, जुअलॉजी बॉटनी नहीं, केमिस्ट्री ऑनर्स या कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो इसको ले सकता है। 12th मैथ्स बहुत अच्छा है, जेई वगैरह दिया है ढंग से, प्लस साइंस पढ़ रहा हो, नॉट जुअलॉजी एंड बॉटनी, उसके अलावा, देन दैट स्टूडेंट कैन टेक मैथ्स, ले सकता है। हाँ, क्या कोरोना डे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। +2 तक बहुत अच्छा था, मान लो कोरोना में तुम्हारा ऑनर्स ग्रेजुएशन निकल गया, तुम ठीक से पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, 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 ठीक है, कॉपी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतना पढ़ा दिया जाता है यहाँ पर। जो स्टार्ट होता है कोई भी सब्जेक्ट, मैं ही पढ़ाता हूँ, तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जो सबको समझ में आए, और फिर लास्ट में पीवाईक्यू वगैरह 80%, 10 साल का पीवाईक्यू करा देता हूँ। हाँ, वो हाँ, फिजिक्स +2 का है। ग्रेजुएशन का कुछ मैं बताऊंगा अभी कि क्या करके आना है क्लास में, पहले से क्या कर लेना है, तो समझ गए। मुझे लगता है क्वेरी सबका जो है कि कौन मैथ्स ले सकता है वो हो गया। बीए ऑफ वाला बच्चा, ह्यूमैनिटीज का बच्चा, मैथ्स जो ह्यूमैनिटीज पढ़ा है मान लो 12th में, ग्रेजुएशन में, वो नहीं ले सकता है, उसके लिए ये ऑप्शनल नहीं है, आई विल नॉट सजेस्ट। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको वही बच्चा ले सकता है जो ये सब चीज पढ़ा है ग्रेजुएशन डेज में या पढ़ रहा है। मैंने थर्ड कैटेगरी भी बना दिया है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड। थर्ड कैटेगरी ये है जो 12th में मैथ्स बहुत अच्छा है, जेई वगैरह ढंग से दिया है, एडवांस भी दिया हो सकता है, प्लस ग्रेजुएशन में साइंस है, इन सबको छोड़ के केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया या और भी कुछ, जोलॉजी बॉटनी नहीं, तो वो बच्चा भी ले सकता है, बशर्ते उसके पास 2 साल का समय हो मेंस देने के लिए, मतलब 2 साल के बाद एग्जाम दे रहा हो, उनके लिए ये थर्ड कैटेगरी है। इस तरह से मैंने बता दिया, 95% न्यूमेरिकल होता है, 5% थेरी होता है। क्वेश्चन का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होता है, जो ग्रेजुएशन में पढ़े हो उसी लेवल का क्वेश्चन होता है, न बहुत डिफिकल्ट न बहुत आसान, एवरेज लेवल का क्वेश्चन होता है, डुएबल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देखा हुआ होता है, मोस्टली क्वेश्चन देखा हुआ होता है। क्या क्या पढ़े हो? हाँ, 12th, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, कौन सा, किस सब्जेक्ट? हाँ, ह्यूमैनिटीज। तुम 12th किया है, मैथ्स से, मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है,
तब तुम कैसे मैथ्स में बैठोगे। मैंने थर्ड कैटेगरी बनाया कि जिसका 12th में मैथ्स हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है, वो बच्चा 2 साल का समय उसके पास हो, उनके लिए बोला हूँ मैं। प्लस ग्रेजुएशन में साइंस वाइंस लिया हो तो वो थर्ड कैटेगरी है। अब ग्रेजुएशन 12th में भी ह्यूमैनिटीज है तब तो नहीं, मैथ्स ऑप्शनल है। ठीक है, समझ गए। तो लिख दिया है ना, ये थर्ड कैटेगरी है ना, जेई मेंस एडवांस दिया हो वो भी ले सकता है, ग्रेजुएशन में साइंस वगैरह पढ़ा हो, मैं लिख दिया, सब चीज लिख दिया। ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ रहा हो, नॉट जुअलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहा हो, वो भी ले सकता है, 2 साल का समय उसके पास होना चाहिए। लिख दिया मैंने, सब चीज लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चीज क्या है, अगला अगला क्या है हमारा, व्हाई दिस ऑप्शनल, पॉजिटिव निगेटिव, ये बात कर रहा हूं मैं, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। ठीक है, व्हाई दिस ऑप्शनल, व्हाई दिस ऑप्शनल, व्हाई दिस ऑप्शनल, मतलब व्हाई मैथ्स ऑप्शनल, व्हाई दिस ऑप्शनल। और एक चीज, जो मैथ्स वो ले सकता है जो पीछे मैंने बताया, जो मैथ्स पढ़ के बोर नहीं होता है, 2-4 घंटा मैथ्स एक स्ट्रेच में पढ़ सकता हो, 2 घंटा बैठा तो पढ़ सकता हो, ऐसा नहीं कि 10 मिनट में भाग गया, वो मैथ्स ना लें। जो 2 घंटा मैथ्स बैठ के पढ़ सकता हो, बोर ना होता हो, इंजॉय करता हो, वो कर सकता है। ठीक है, ओके नवदीप, समझ गया हमें। वाई मैथ्स ऑप्शनल, तो पॉजिटिव्स में पहले बता दूं, पॉजिटिव्स, व्हाट आर पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स ये है कि हाईली स्कोरिंग है, मतलब स्कोरिंग कहोगे तो प्लस प्लस बहुत मार्क्स आता है इसमें, स्कोरिंग प्लस प्लस बहुत मार्क्स आता है। दूसरा इसमें है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो, अगर पार्ट भी किए हो, आधा किया आधा नहीं बना, तब भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा। स्टेप मार्किंग है इसमें, स्टेप मार्किंग है, एक ये पॉजिटिव है इसका, स्टेप मार्किंग है। आधे पेपर आधे क्वेश्चन कर पाए, स्टेप मार्किंग हो। 12th में 72% हो तो, अरे परसेंट पे मैं नहीं ध्यान देता, आपको मैथ्स आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी लास्ट में क्वेरी लेंगे सब, पहले तो बता देने दो मुझे। स्टेप मार्किंग है इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस ऑप्शनल में, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब पेपर में जितना करोगे उतने मार्क्स आते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, बाकी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल की तरह कि भाई कुछ भी लिखे और एग्जामिनर को पसंद आया तो नंबर दिया, नहीं तो नहीं दिया। एक एग्जामिनर 10 में तुमको 8 देगा, दूसरा हो सकता है 6 दे दे। इसमें 10 में 8 का किए हो तो 8 ही मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। 10 में 10 भी मिलेगा, ऐसा है, एग्जैक्टनेस है। तो ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। इट डजंट डिपेंड कि एग्जामिनर का मूड कैसा है। ठीक है, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिविटी है, ये बहुत बड़ी बात है। नो करंट अफेयर्स, कोई अपडेशन की जरूरत नहीं है। नो करंट अफेयर्स, एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया। नो करंट अफेयर्स, नो नीड ऑफ अपडेशन, अपडेट नहीं करना है। बाकी ह्यूमैनिटीज वाले में अपडेट करना होता है, स्पेशली सेकेंड पेपर में। फर्स्ट थ्योरी होता है, सेकेंड में अपडेट करना पड़ेगा तुमको, या कोई भी पेपर ले लो ह्यूमैनिटीज का। नो करंट अफेयर्स। एक और है, कह सकते हो पॉजिटिव ही है, कि केवल जीएस पढ़ते, थोड़ा ब्रेक चाहिए तो मैथ्स पढ़ सकते हो, है ना। तो ब्रेक फ्रॉम जीएस, ब्रेक फ्रॉम जीएस। बहुत बार पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस हो जाता है ना बच्चा, 1-2 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, 3 घंटा, हाँ 3 घंटा मैथ्स पढ़ लिया। ठीक है, ये इसके पॉजिटिव्स हैं। निगेटिव्स, निगेटिव ही बता रहा हूं मैं तुम्हें। फर्स्ट टाइम पढ़ने में ये लेंदी सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम लेंदी। जनरली 300+ घंटे में बाकी ऑप्शनल शिक्षक पढ़ा देते हैं, बट इसमें मैं पढ़ाता हूं 500+ आवर्स, इतने पढ़ते हैं। बाकी में 350 घंटे पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आई कैन टेल यू कि इसमें 500+ घंटे मैं ही पढ़ाता हूँ। और तब भी मैं बताऊं कि 95% ही करा पाता हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स ही देना पड़ता है, मतलब इतने पढ़ाने के बाद बच्चा ही बोर हो जाता है कि सर आप दे दीजिए रिकॉर्डिंग। 95% क्लास पढ़ा देता हूँ।
ठीक है, बाकी नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उतना पढ़ाता हूँ जिससे उसको 325 प्लस तो मैं समझता हूँ कि आ ही जाएगा, क्लास से इतना पढ़ा देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम, लेकिन ये नेगेटिव में मैंने लिखा है, पॉजिटिव क्या है कि फर्स्ट टाइम तुमको पढ़ने में 8 9 10 महीना हो सकता है, साल लग जाए, लेकिन सेकेंड टाइम से रिवीजन करने में तुमको 5 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा थर्ड टाइम, और फोर्थ टाइम 2 दिन लगेगा रिवीजन करने में, और फिफ्थ टाइम में तो एक ही बार दिन में कर लोगे। ये भी फायदा है इसका, बता दूं मैं। रिवीजन कैसे करते अभी बताऊंगा मैं। तो ये नेगेटिव है। आप कह सकते हो कि स्केलिंग भी नेगेटिव है। स्केलिंग क्या है मैं बताऊंगा अभी। स्केलिंग ऐसा है कि मान लो 500 का 500 अटेम्प्ट नहीं कर पाए तुम, एग्जाम में 450 का अटेम्प्ट हुआ, 50 नंबर का नहीं कर पाए तुम, तो 450 तुमने सही किया तो 450 नंबर तुम्हें अपने स्कोर सीट में नहीं दिखेगा। 450 नहीं दिख, अगर 450 दिख जाए तो बाकी ऑप्शन का क्या होगा, इसलिए 450 नहीं दिखता है। यूपीएससी मॉडरेशन करता है। मॉडरेशन मैं बताऊंगा अभी, उसका कोई फॉर्मूला किसी को बताया नहीं गया, मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, वैसे स्टैट्स वगैरह लगाता है वो। तो स्केलिंग क्या है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव कह सकते हैं कि 450 करके आया तो 450 नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअल में हो सकता है 450 आ रहा होगा, लेकिन आएगा नहीं। वो मॉडरेट करते हैं, मॉडरेशन होता है। नहीं नहीं, मार्क्स तो तुम्हारे पूरे रहते हैं। हाँ, अंत में स्केलिंग होता है बाकी पेपर का मार्क्स देख के, बाकी ऑप्शनल का मार्क्स देख के, कैसे उधर परफॉर्म किया है, ठीक है। कुल मिला के यही होता है। चलिए ठीक है, स्केलिंग। एक ये कह सकते हो कि आजकल ये भी है कि जीएस वाला ऑप्शन होना चाहिए, नो ओवरलैप विद जीएस। इसका जीएस से कोई लेना देना नहीं है, नो ओवरलैप विद जीएस। बट थोड़ा सा ये बात मैं बता दूं, एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, क्योंकि कोई बच्चा जीएस वाला ही ऑप्शनल कुछ मिल जाता है लेने से। ऐसा नहीं कि जीएस में 425 से उसको 600 नंबर आ जाता है। कभी नहीं सुना होगा। मैं बताऊं एक एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन का ले रहा हूं, क्योंकि वो बड़ा पॉपुलर ऑप्शन है इसलिए बता रहा हूं। एग्जाम्पल है कि बच्चा पीएसआईआर बहुत लेता है, पीएसआईआर या ज्योग्राफी लेता है। सबसे ज्यादा बच्चा ज्योग्राफी देता है, तुम लोगों को नहीं पता होगा, जानो। सेकंड पीएसआईआर है। ज्योग्राफी का रीजन है कि आईएफएस का एग्जाम भी इसी के साथ होता है, तो प्रीलिम्स से ज्योग्राफी वाले का फायदा हो जाता है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से 30 35 क्वेश्चन होता है, चलो इसीलिए वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता है, मेंस में आता है। हालांकि होता नहीं है, मेंस में बहुत कम होता है, 3 4% बच्चों को होता है। मैथ्स में 10% बच्चे हैं। मैथ्स में मैं बता दूं, मेंस देने वाले मैथ्स और हिस्ट्री लगभग एक है, ये तुमको पता है। 550 600 बच्चा मैथ्स से देता है, हिस्ट्री से भी देता है। 50 के बच्चे के अराउंड मैथ्स से एवरी टाइम सिलेक्शन होता है, इसी के अराउंड 9 से 10%। तुम रिपोर्ट देख लेना, दिख जाएगा। 9 से 10% हाईएस्ट है, बता दूं मैं तुम्हें। अब जिसमें 2 ही बच्चा दे रहा है मैथ से, एक कर गया 50%, वैसा नहीं। जो पॉपुलर 500 600 बच्चा दे रहा है ना, पॉपुलर ऑप्शनल है ये मैथ्स। ये शायद में 11 1200 बच्चा होता है, इसमें 2000 प्लस बच्चा होता है, बता दूं मैं, 2500। तो उस हिसाब से तो रिजल्ट नहीं होता है। पीएसआईआर जनरली, पीएसआईआर बच्चा इसलिए रखता है कि बच्चा भी थोड़ा इग्नोरेंट होता है, उनको लगता है कि यूपीएससी में जो मेंस में जीएस का सेकंड पेपर होता है, उसमें पीएसआईआर से फायदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस वगैरह है। तुम पता कर लेना कि पेपर 2 जिसमें पीएसआईआर ओवरलैप करता है, किसी बच्चे को आज तक 250 में 150 आया हो? किसी को नहीं आया है, चाहे वो पीएसआईआर लिया हो या ना लिया हो। मैं बता रहा हूँ, अगर मार्क्स आएगा तो फर्स्ट पेपर में अच्छा आएगा और फोर्थ पेपर में अच्छा आएगा। सेकंड थर्ड में 100 के आसपास भी ले आए तो खुश रहो ना, यही है। 105 110 यही है। तो तुम पीएसआईआर ले भी लिए, 115 आएगा, जो नहीं लिया 105 लाएगा, और क्या। बट मैथ्स लिया है तो तुमसे 50 नंबर ज्यादा ले आएगा, 60 नंबर ज्यादा ले आएगा। तो बहुत, अगर पॉजिटिव निगेटिव देखोगे तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ नहीं है। तो जीएस से ओवरलैपिंग वाली बात जो है ना, दैट इज मेरे हिसाब से इलॉजिकल है, इसमें लॉजिक नहीं है। क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे तो लॉजिक देखना होता है, लॉजिक एंड मैथ सेम है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ है। 5 10 नंबर आप फायदा ले भी लिए तो इस ऑप्शन में कितना फायदा लोगे सोच सकते हो? 50 नंबर का, 60 नंबर का, इवन 100 का भी चांस रहता है ना। तो वो बात नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। अगर इंटरेस्ट है, पढ़ सकते हैं मैथ्स, तो ले सकते हैं, ठीक है। किसी को देख के ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। आपका
इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फलाना टॉपर ये लिया तो मैं भी ले लूँ, अब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बहुत खराब करोगे, एक अटेम्प्ट पर छोड़ना पड़ जाएगा वो ऑप्शनल। तो टॉपर देख के ऑप्शनल ना डिसाइड करें, अपने इंटरेस्ट को देख के किसी भी ऑप्शनल में मार्क्स आता है। कुछ ऑप्शनल ऐसे जैसे ये ऑप्शनल है जिसे बहुत मार्क्स आता है अगर आप ढंग से किए हो तो। ओके, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया। क्वेश्चन पैटर्न, इनफैक्ट क्वेश्चन पैटर्न, उसके बाद सिलेबस। क्वेश्चन पैटर्न में क्या है, सभी ऑप्शनल का क्वेश्चन पैटर्न सेम है हर एक पेपर में, मैथ्स में भी। पेपर 1 है, पेपर 1 है, बताएं। 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन होगा। टोटल 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में, किसी भी ऑप्शनल में। तो जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, यहां भी फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है। फर्स्ट में तुम्हारे पास 5 पार्ट होता है, 3, 4, 5 पार्ट, 10 मार्क्स ईच। और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी तुम्हें अटेम्प्ट लेना ही लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन ए के सारे सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, ये किसी भी ऑप्शन में होता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में एक ही तरह का पैटर्न, 3-3 क्वेश्चन होता है, 3-3। एक 15 का होगा, एक 20 का होगा, एक 15, 50 मार्क्स। सेकेंड में वैसा ही, फोर्थ में भी वैसा ही। फिफ्थ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 10-10 मार्क्स का सारा क्वेश्चन। और कंपलसरी ये भी है, कंपलसरी ये अटेम्प्ट करना ही करना है। बाकी 6, 7, 8 में 3-3 क्वेश्चन रहेगा, है ना। एक 15 मार्क्स का, एक 15, दूसरा, तीसरा 20, सिक्स में वही, एट्थ में वही। तो पहला और 5वां कंपलसरी है, किसी भी ऑप्शनल में होता है ये। तो फर्स्ट एंड 5 कंपलसरी, और इन ऑल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होता है। इसमें फर्स्ट एंड फिफ्थ कंपलसरी है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ कंपलसरी है, तो 3 और क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो 3 तुम यहां से नहीं, 2, 3, 4 नहीं, यहां से अधिक 2 क्वेश्चन लोगे, और यहां से 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। 6, 7, 8 में से 2 लिए, तो 2, 3, 4 में से एक लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 1। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ के अलावा 3 क्वेश्चन, और उस 3 क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। यही सभी ऑप्शनल में यही है, यहां भी यही है, फर्स्ट एंड फिफ्थ कंपलसरी। तो टोटल तुम्हारे जो इसमें 28 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे, 5, 5, 10 और 9, 19 क्वेश्चन। 28 में से 19 ये अटेम्प्ट लेना है 3 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे में तुम्हारा क्वेश्चन था। ये सेम पेपर 2 में भी होगा, यही पैटर्न है। तुम्हारा क्वेश्चन था कि कंप्लीट नहीं होता है। देखो ऐसा है, 19 क्वेश्चन करना है, 15 क्वेश्चन तुम्हें वो मिल गया जो कहीं ना कहीं देखे हो, तुम फास्ट कर लोगे। उस 15 क्वेश्चन के बाद 1-2 क्वेश्चन जो है तुम चाहोगे कि वहीं अटेम्प्ट ले, तुम्हें मेथड पता है। तो तरीका होता है कि बेस्ट है कि उसको पहले रफ में कर लीजिए, थोड़ा लगे कि बन जाएगा, तब आप कॉपी में कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन और उसके बाद आंसर के जगह रहता है। आप अगर उधर गड़बड़ कर दिए तो फिर आपका जगह नहीं बचेगा, तो इसलिए रफ में। तो अगर सिंसियर बच्चा हो तो 19 में 14-15 तुम्हें आता रहेगा, जो तुम कर लोगे। उसके बाद 2-3 के अटेम्प्ट लेने के पहले रफ में कर लेते हैं कि हाँ ये बन सकता है, मैनेजेबल है, डू इट। आप कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ 19 में 19 तुम कर लोगे, ठीक है, 16-17 कर लोगे, और 180 मिनट है, हर एक क्वेश्चन में 10 मिनट का समय होता है। तो तुमको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग तुम्हें फास्ट होना पड़ेगा। हम्म। बस बस 95%। इस जो अभी ये कोर्स अभी जो लॉन्च हो रहा है, इसमें हम लोग टेस्ट, मॉक टेस्ट भी रखे हैं, जिसमें आंसर राइटिंग है, जो हम ही चेक करेंगे। इसमें मैं खुद चेक करूंगा उसको। पेपर भी मैं ही बनाया हूँ, पेपर इस बार हो रहा है, मॉक टेस्ट है, 15 जून को पहला पेपर है। तो 2025 वालों के लिए, बट ये जो कोर्स करेगा उसके साथ है वो। हाँ, पिछले 25 में कहाँ हो जाएगा, 25 वालों के लिए नहीं है। 500 प्लस घंटे मैं 6 महीने में पढ़ा दूँ या 10 महीने में पढ़ाऊँ। साल भर का मैं देता हूँ इसमें, वो क्या बोलते हैं उसको,
साल भर का रहता है वैलिडिटी, तो उसके अंदर तो कोर्स खत्म हो ही जाएगा 8-10 महीने, बीच में ब्रेक ब्रेक भी रहता है, बीच में ब्रेक ब्रेक, तो कंटिन्यूस 8-9 महीने का कोर्स तो है ही है। 2.5 घंटे का क्लास पर डे होता है, 2.5 घंटे। पहला और पांचवा कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन हो गया और 3 क्वेश्चन और करना है। 3 क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2, 3, 4 और 6, 7, 8, 6 क्वेश्चन में 3 करना है। तो तुम ये नहीं कि 2, 3, 4 कर लिए 3 हो गया, नहीं, वहां रहता है कि भाई उस कम से कम किसी भी सेक्शन से 1 क्वेश्चन तो करना है। 2, 3, 4 मान लो 1 क्वेश्चन किए तो 2 क्वेश्चन 6, 7, 8 में से लेना पड़ेगा, या 6, 7, 8 में से 1 क्वेश्चन किए तो 2, 3, 4 में से 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो सब करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन का मतलब वही है, उसका ABC है, मान लो A भी आता, C नहीं आता, तो C नहीं कर पाओगे तुम, हाँ हाँ, वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि 19 करना है, तुम 17 कर लो, 16 कर लो, कभी भी 19 का 19 हो गया तो बल्ले बल्ले है ना, ऐसा नहीं होता है, 2-3 पार्ट छूट सकता है। हाँ, तो तुमने 450 का अटेम्प्ट लिया, मतलब तुमने 5-6 क्वेश्चन छोड़ा है। कोई तो 450 का अटेम्प्ट लिया ना, सही अटेम्प्ट हो गया, तो 450 तो 350 प्लस तो आएगा ही आएगा। मैंने बोला कि 19 को 19 कर लोगे, मैंने बोला 16-17 पढ़े हो सिंसियर तो कर लोगे। समझ गए, पैटर्न तो समझ में आ गया। अब करता, अभी आगे बता रहा हूं मैं करता क्या है। जैसे पेपर 1 की बात करते हैं, तो पेपर 1 में, जैसे पेपर 1 है तुम्हारा मैथ्स का, पेपर 1, अरे जो भी ऑनलाइन क्वेरी लिख रहे हो, मैं लास्ट में क्वेरी लूंगा, मैं सबका बता दूंगा, ओहो सबका बता दूंगा। एक लड़का लिख रहा है, मेरा नाम लीजिए नहीं तो आते हैं बंदूक लेके। रिसु, क्या नाम है इसका? रिसु राज। तब तो तुम यूपीएससी का तैयारी किया। चलो ठीक है, पेपर 1 सेक्शन ए, जैसे मैं बात कर रहा हूं सेक्शन, इसमें 3 सब्जेक्ट है, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा होगा इंक्लूडिंग मैट्रिसेज, इसके बाद कैलकुलस, है ना, कैलकुलस, और इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 3 सब्जेक्ट है। अब बताओ इससे कितने क्वेश्चन पूछने हैं उसको? 14। सेक्शन ए में कितने हैं? 14 क्वेश्चन आएगा। अब पहला जो क्वेश्चन है जिसमें 3, 4, 5 है, ये 5 क्वेश्चन में ये तीनों सब्जेक्ट होगा, ये 5 क्वेश्चन में तीनों सब्जेक्ट होगा पहले क्वेश्चन, इसीलिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। थोड़ा बहुत सिलेक्टिव हो सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्टिव होते हैं। ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हुआ तो उसमें 3 पार्ट है ना, तो हो सकता है पहला लीनियर अलजेब्रा होगा, दूसरा क्वेश्चन कैलकुलस से, तीसरा 3D से, ऐसे होगा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और इसमें तीनों से होगा। तो 14 क्वेश्चन है, इसका मतलब 4 से 5 क्वेश्चन यहां से भी, 4 से 5 यहां से भी, 4 से 5 यहां से भी, अभी तो 14 बनाएगा, है ना। तो ऐसे ही रहता, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 पार्ट, क्वेश्चन का 3 पार्ट है ना, उसकी बात कर, टोटल 14 रहते हैं, तो 4 से 5 यहाँ, 4 से 5 यहाँ, 4 से 5 यहाँ, ऐसे। पहले में ये सभी से होगा, दूसरे में एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा, दूसरा कैलकुलस, तीसरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ऐसे, तीसरे में ऐसे, चौथे में ऐसे, ऐसे ही होगा। और सेक्शन बी में इसमें होगा, मैं बता दूं, तुम्हारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा इसमें है वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना, डायनेमिक्स। इसमें प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी होता है ना। फिर 4 से 5 क्वेश्चन तीनों सेक्शन से, मतलब तीनों सब्जेक्ट से, 4 से 5 इससे, 4 से 5 इससे, 4 से 5 इसमें। अब स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है ना,
मान लो तुमको फिजिक्स पसंद नहीं है, तब इसमें थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हो, या तो तुम पूरा का पूरा डायनेमिक्स कर लो या पूरा का पूरा स्टैटिक्स। और लगा दिया मैंने। इससे क्या होगा बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन इससे होगा, 2 क्वेश्चन इससे होगा, ये तो मिनिमम है। तो तुम्हें छूटेगा क्या, 2 में इससे है तो 1 होगा कंपलसरी में, और 1 किसी क्वेश्चन के साथ अटेम्प्ट होना अटैच होगा, तो तुम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लोगे, है ना। तो छूटेगा, मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है कि छूटेगा, तो हो सकता है कंपलसरी में 1 स्टैटिक्स का क्वेश्चन हो, वो छूट जाएगा, 10 मार्क्स छूट जाएगा, 240 तुम्हारे हाथ में रहेगा। हालांकि दोनों ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये स्टैटिक जाने में दोनों ही मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर भी बोला मैंने कि मान लो तुम्हें दोनों में से कोई एक, जनरली ये पसंद होता है बच्चों को, क्वाइट मैथमेटिकल है, ये पसंद होता है, तो तुम्हारे पास 10 नंबर का रिस्क है कि यहां से कंपलसरी में आ जाए, और कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं, जैसे डायनेमिक्स की बात करूं मैं, तो तुम्हें एसएचएम जानना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोजेक्टाइल, ये 2 तो जानना ही है, कॉन्स्टेंट मोशन जानना है, और सेंट्रल ऑर्बिट जानना है। 4 टॉपिक है इसमें। हाँ 4 टॉपिक इसमें। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, कैटेनरी, ये सब है। तो तुम डिसाइड कर सकते, आप दोनों करो या नहीं तो कोई एक कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो कुछ ऐसा नहीं है, अभी आ रहा है उस पर भी, वो अगले पेपर में है, समझ गए। ये है पेपर 1 में, यही है। तो 6 सब्जेक्ट हो गया, टोटल मिला के 6। पेपर 2 की बात करोगे तो पेपर 2 में जनरली पेपर 2 को हम लोग या बच्चे बीएससी वाला मैं एकदम ले सकता है भाई, दानिश क्यों नहीं ले सकता, अभी तो मैं शुरू में बताया है ना। और जनरली पेपर 2 को बच्चे को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट, ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा थेरेटिकल है पेपर 2 में, मैं बता दूं। पेपर 1 इज रिलेटिवली इजी, अगर मुझसे पूछोगे तो। पेपर 2 में जैसे सेक्शन ए, पैटर्न वही है पिछला पेपर 1 वाला। जैसे इसमें तुम्हारा पहला सब्जेक्ट है ग्रुप, रिंग एंड फील्ड, ये है जिसको हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं। सेकंड इसमें एनालिसिस होगा, एनालिसिस मतलब रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। और थर्ड क्या है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड फोर्थ इसमें क्या है, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें 4 सब्जेक्ट है, इसमें 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। एकदम नाम भी तो तुम लिखते हो मौर्यन आईएएस, अरे अपना असली नाम लिखो। मैंने बोला था 12th वाला बच्चा जो जेई वगैरह का अच्छा तैयारी किया है ले सकता है, बशर्ते उसके बाद 2 साल होना चाहिए, 2 साल के बाद मेंस लिख रहा हो, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए। तो क्योंकि 4 सब्जेक्ट इसमें है तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, 3 यहाँ से, और 3 यहाँ से, और 3 यहाँ से। अब बोलो 12 ही हुआ, तो इस दोनों से हो सकता है 3 से 4, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी 3 है ना। अब इसमें लोगों को थोड़ा टफ जो लगता है, जो पढ़ा है मॉडर्न अलजेब्रा उसको बहुत टफ नहीं लगेगा, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप और इधर रिंग फील्ड एक साथ मैंने कर दिया। बच्चे क्या करते हैं, करना भी चाहिए, ग्रुप से हो सकता है जनरली 2 क्वेश्चन रहता है, इससे 1, तो रिंग फील्ड छोड़ देते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। अधिक से अधिक आपका रिस्क 10 नंबर का है, कंपलसरी वाला, और कुछ नहीं। तो ग्रुप पढ़ लीजिए, रिंग फील्ड छोड़ लीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं, इतना चलता है। फिर है पेपर 2 के सेक्शन बी में, इसमें 3 सब्जेक्ट है। पहला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स वगैरह हैं, थोड़ा नंबर सिस्टम इसमें है, ये सब चीज़ है, इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है इसमें मैकेनिक्स, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। अब मैं बताऊं तुम्हें ये जो फिजिक्स का पोर्शन है, पीडी मैनेजेबल, न्यूमेरिकल इजी, कंप्यूटर इजी, मैकेनिक्स एंड इसमें भी सबसे 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टोटल 14 क्वेश्चन है ये।
तुम एक काम कर सकते हो, मैकेनिक्स पढ़ सकते हो, फ्लूइड डायनामिक्स छोड़ सकते हो। रिस्क है एक क्वेश्चन का कंपलसरी वाला, ठीक है। अगर मान लो कंपलसरी वाला भी अटेम्प्ट है तो कुछ टॉपिक फ्लूइड डायनामिक्स से कर सकते हो, जैसे कंटिन्यूटी है, स्ट्रीमलाइन से, सब कर सकते हो। नेवियर स्टॉक वगैरह है सिलेबस में, छोड़ सकते हो। मैकेनिक्स में 4 टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैनेजेबल, डी-एलएमबर्ट प्रिंसिपल मैनेजेबल, रिजिड बॉडी डायनामिक्स मैनेजेबल, लाग्रांजे इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशन, ये सिलेबस है इसका, मैनेजेबल। तो 2 क्वेश्चन तो मैनेजेबल है, या 3 भी आ सकता है, ऐसे 2 इससे आया, ये हो सकता है। तो आप इसको पूरा भी छोड़ देंगे तो एक क्वेश्चन का रिस्क है, इधर ये इधर ये, तब भी आप 250 में कम से कम 200 तो अटेम्प्ट करेंगे, 215 अटेम्प्ट करेंगे, बहुत है। क्योंकि सेकेंड पेपर में स्केलिंग कम होता है, फर्स्ट पेपर में ज़्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबका ठीक होता है, सेकेंड पेपर में सबका यही स्थिति होता है। तो सेकेंड पेपर में स्केलिंग कम होता है। मान लो तुम 200 नंबर आ रहा है तुमको, तो हो सकता है कि तुमको उसमें 180 मिल जाए, स्कोर कार्ड में 180 दिखे तुम्हें, ये हो सकता है। चलिए ठीक है, समझ गए, ये यही स्थिति। हाँ हाँ, कंप्यूटर भी जी है, कंप्यूटर पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, 4-5 क्लास में, 6 क्लास में खत्म हो जाता है, इतना ही आसान है। कंप्यूटर भी आसान है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज पढ़ता है, उस लैंग्वेज में केवल उस लैंग्वेज में क्या होता है, उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ पाए, तो कंप्यूटर 10 में ही पढ़ता है, बाइनरी डिजिट ही वो लेता है, उसका सारा जितना भी डिजाइन, मेमोरी समोरी जितना है, वो बाइनरी डिजिट पे बेचता है। वही बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, एक क्वेश्चन तो यहीं से होगा। एक क्वेश्चन जो होता है बुलियन अलजेब्रा का होता है, बुलियन फंक्शन जिसको सिंप्लीफाई करना होता है, और उसी से स्विचिंग गेट्स बनाते हैं, स्विचेज बनाते हैं, या लॉजिक गेट जिसको बोलते हैं, और कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, सबसे कम, बहुत कम इसमें, जैसे ये है और ये है एलपीपी, बहुत कम समय लगता है पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी। 7-8 क्लास इसमें भी लगता है, 6-7 क्लास इसमें भी लगता है। न्यूमेरिकल, कंप्यूटर में न्यूमेरिकल ही बहुत आसान है ना। हाँ हाँ, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर खेल है उसमें मोस्टली। चलिए ठीक है, अगर सिलेबस देखना चाहोगे तो ये सिलेबस है, देखो लीनियर अलजेब्रा। अब ऐसे अगर पढ़े हो तो तुम्हें पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, मैं बोल भी दूँ तो अगर नहीं पढ़े तो तुमको पता नहीं चलेगा। इसे मैट्रिक्स भी है, ये कैलकुलस है, और ये 3 डायमेंशन, सेक्शन ए खत्म, फिर सेक्शन बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और लैपलास ट्रांसफॉर्म, इन ये रहा, ठीक है। ये सिलेबस अवेलेबल है ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी के साइट पे अवेलेबल है। फिर डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, ठीक है। देखो डायनेमिक्स में से मैंने तुमको बताया था कि रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एसएचएम इसी में आ जाता है, मोशन इन ए प्लेन जो प्रोजेक्टाइल है, फिर कांस्टेंट मोशन वर्टिकल सर्किल वगैरह वाला, और फिर इसमें नहीं, हाँ केपलर लॉ, सेंट्रल ऑर्बिट्स, बस। नहीं, वेक्टर एनालिसिस का यूज है, इसको ज्योमेट्री बोलते हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का टॉपिक है इसमें, तुमको देखो होगा, ये रहा, कर्व्स इन स्पेस, कर्वेचर, टॉर्सन, और सेरेट फेरेनेट फॉर्मूला, ये है। 1-2 क्लास का है, ज़्यादा नहीं है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, टेंसर एनालिसिस नहीं है, टेंसर एनालिसिस नहीं है, ठीक है। फिर पेपर 2 स्टार्ट हो गया, अलजेब्रा हो गया, ग्रुप रिंग फिल्ड, रियल एनालिसिस, एंड फिर कॉम्प्लेक्स लीनियर प्रोग्राम, सेक्शन 1 खत्म। फिर सेक्शन 20 शुरू है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एप्लीकेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और फिर ये न्यूमेरिकल मेथड, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और ये तुम्हारा रहा मैकेनिक्स, और नीचे फ्लूइड डायनामिक्स, सही है, ठीक है। ये मैकेनिक्स को रिजिड डायनामिक्स, यस मनीष कुमार, रिजिड बॉडी डायनामिक्स बोलते हैं उसको। मैकेनिक्स बेसिकली रिजिड बॉडी डायनामिक्स है, कर सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे जनरल रूल लिखे हुए हैं। अभी आएंगे, उस सब पे आएंगे हम बारी बारी से। तो हमारा ये हो गया, अब क्या था सिलेबस, एक्चुअल 2023 पेपर, पेपर देख लो, पेपर है, ये देखो, ये पहला है, ये पहला क्वेश्चन है ना, कंपलसरी है, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है,
फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हुआ। अब ये तुम्हारा कैलकुलस से आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैलकुलस का 2 क्वेश्चन हो गया। और ये देखो तुम्हारा आ गया किसका क्वेश्चन, प्लेन वाला क्वेश्चन, 3D का। तो तीनों सब्जेक्ट से है ना, 2 लीनियर अलजेब्रा से है, 2 कैलकुलस से, 1 3D से है, 5। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखोगे तुम, एक लीनियर अलजेब्रा हुआ, ये देखो दूसरा क्या है, ये ट्रिपल इंटीग्रल, ये आ गया कैलकुलस। और तीसरा देखो 3D होगा, देख रहे हो, रिप्रेजेंट एलिप्टिक पैराबोलॉइड कॉन्क्वाइड का क्वेश्चन है, तीनों से क्वेश्चन है, वही पैटर्न है। ठीक है, 500 प्लस घंटे है भाई। अब 500 प्लस घंटे में 6 महीने पढ़ा दूं या 8 महीने पढ़ा दूं या 10 महीने पढ़ा दूं? 10 महीने ही चलता है, बीच में ब्रेक वगैरह होता है। मैं क्यों बताऊं कि 4 महीने में हो जाएगा, ये झूठ पूछ नहीं बोलता मैं कि मैं 4 महीने में हो जाए। 4 महीने में 6, एक क्योंकि 6 दिन पढ़ोगे, 6 चौका 24, 24 क्लास हुआ, 4 महीने में खत्म का मतलब 24 क्लास में मुझे 125 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। 24, 125 को 24 से भाग दो, कितना होगा? एक दिन में 5 घंटे क्लास लूंगा मैं, बच्चा पढ़ेगा? नहीं हो सकता, जो नहीं पॉसिबल नहीं। मैं बोला कि 8 महीने 10 महीने चलता है, उसमें 1-2 महीने का ब्रेक होगा, जब प्रीलिम्स के समय ब्रेक हो गया, कभी और ब्रेक हो गया, छुट्टी वुट्टी भी तो होता ही है, अब त्योहार तो बहुत सारा है। 8 से 10 महीने चलता है। 500 प्लस घंटा है, मैं इतना बता सकता हूँ, मेरे पास तो यही है, 500 प्लस घंटा है। ठीक है, मैक्सिमम लाइव ही क्लास होता है, लास्ट में बच्चे ही बोलते सर रिकॉर्डिंग दे दिया, रिकॉर्डिंग 2-4-5% सिलेबस का दे देता हूँ, जो बच्चा मैनेज कर सकता है, ऐसा नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ, तो यही होता है। चलो ठीक है, इसी तरह जैसा बताया उसी तरह का तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ये एक्चुअल 2023 का पेपर है, तो मैं पूरा पेपर नहीं दिखा रहा, जस्ट तुम्हें ये दिखा रहा था कि कैसे होता है। ठीक है, अब क्या था हमारा नेक्स्ट? ये है, कहाँ गया? सिलेक्टेड टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है, मैं एक बताता हूं, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, तो जब तुम पढ़ लोगे लीनियर अलजेब्रा में, तो हमें पता है कि 3 जगह से क्वेश्चन आता है, 3 जगह से क्वेश्चन आता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है मैं कहने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे लीनियर अलजेब्रा है ना, तो लीनियर अलजेब्रा में तुम खुद सेलेक्ट कर सकते हो, लीनियर अलजेब्रा है तो हमें पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, तो 4 से 5 टॉपिक हमें पता है। लीनियर अलजेब्रा में तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो बेसिस, डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस, ये टॉपिक से क्वेश्चन होगा, जिसका बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम से क्वेश्चन होगा, इसका 95% चांस है ना। फिर एक क्वेश्चन मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो पता चल गया कि यहाँ से जनरली रहता है, तो इस पर ज़्यादा जोर दे दिया बाद में। फिर मैट्रिसेज में एक क्वेश्चन रैंक का हो, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हो, या आइगन वैल्यू से हो। हमें पता है मैट्रिक्स में इसी तीनों से क्वेश्चन किसी से एक आ जाएगा, एक आया 2 आए, हो गया। तो ये हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक पता है कि इससे क्वेश्चन आएगा। आप मान लो 50 टॉपिक है एक सब्जेक्ट में, आपको 15-16 टॉपिक पता है कि यहाँ से जनरली क्वेश्चन होता है, आप उसको ज़्यादा ध्यान देते हो। तो ये मैथ्स में मैंने ये मैथ्स में ही कह सकते हो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आप जैसे थोड़ा भी PYQ आप देखोगे, अगर आप मैथ्स पढ़े हो तो PYQ आप 24 का देखो, 23 का देखो, 22 का देखो, आपको दिख जाएगा। अगर मैथ्स के टॉपिक पता है, पढ़े हैं कभी ग्रेजुएशन डेज में, तो आप देख सकते हो। बेस्ट है कि मैं क्या कहूँ, PYQ देखिए और देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो इस तरह से। फिर क्या था, हाउ टू राइट आंसर, स्केलिंग, ये 2 चीज बता रहा हूं, हाउ टू राइट आंसर एंड स्केलिंग, है ना। हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू राइट आंसर में यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई इंट्रो वाली बात नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, और बॉडी नहीं है जो बाकी चीज में होता है। यहाँ पे केवल इतना है, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अगर यूज करते हैं, होता है ना मैथ में रिजल्ट यूज करते हैं किसी चीज में, तो उस रिजल्ट को आप राइट हैंड साइड में लिखते रहिए।
जो भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, दाहिने में लिख दीजिएगा आप ये यूज किए हैं। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि बच्चे को पता है, बच्चे ने इसमें कोई फॉल्स नहीं लिखा है, क्लैरिटी रहे। तो आप ऐसे समझो, मैं सीधा बोलता हूं कि भाई एग्जामिनर कंप्यूटर है, कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख के दोगे तो पढ़ेगा। जैसे होता है ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, सी प्लस प्लस है तो सी प्लस में लिखोगे तभी तो पढ़ेगा वो। तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पे जो तुमको लिखोगे वो सॉफ्टवेयर है, एग्जामिनर वही पढ़ेगा, उससे ज्यादा खुद नहीं ऐड करेगा। जो तुम लिखते हो सिक्योरिटी के साथ लिखिए, एक एक स्टेप लिखिए, आपको सारा नंबर आएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 कहां से आया कैसे बताओगे? मान लो तुमने रैंक नलिटी थ्योरम यूज किया, तो रैंक नलिटी थ्योरम साइड में लिख दो ना कि ये होता है, रिजल्ट मेंशन कर दो ना। थ्योरम का प्रूफ नहीं लिखा, थ्योरम का रिजल्ट तो लिख सकता है। हाँ, अब जैसे मान लो तुमने यूज कर दिया कहीं पे ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स है इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांस, लिखा ना, यूजिंग दिस, यूज कर लिए हो तुम। हाँ, तो तुम ये मत समझो कि एग्जाम को तो पता ही होगा ये चीज, मैं क्यों लिखूं, नहीं, एग्जाम को कुछ नहीं पता है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन द राइट, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन द राइट। इससे क्या होगा, हर एक स्टेप का तुम्हें मार्क्स मिलेगा और पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। ठीक है, समझ गए? मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर होना चाहिए, गैप नहीं छूटना चाहिए, गैप नहीं छूटना चाहिए। सिंपल फंडा यही है, गैप नहीं छोड़िए। गैप जैसे गैप दिखेगा एग्जामिनर को तो नंबर काटना शुरू कर देता है। गैप नहीं, जो भी आपने यूज किया लिख दीजिए राइट हैंड साइड में। अभी आ रहे क्यों ऐसा होता है यही बताऊंगा मैं तुम्हें, समझ गए? इसके बाद में थोड़ा स्केलिंग की बात कर दूं। स्केलिंग, स्केलिंग में क्या है, स्केलिंग कैसे करता है यूपीएससी, नॉट नोन टू पब्लिक, मुझे भी नहीं पता है, बट आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, और पिछले 15-20 साल से तो यही कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कैसे आता है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 है ना, इसमें बेसिकली मैं कह सकता हूं 70 to 80% मार्क्स मिलता है स्केल होने के बाद, इसमें 80 to 90% मिलता है। इसका मतलब क्या है, मान लो तुमने सपोज करो पेपर 1 में 200 मार्क्स का अटेम्प्ट लिया है, तो जो तुम्हें स्कोर कार्ड में दिखेगा उसका चांस है 140 से 160 मार्क्स तक का। ये अगर डिफिकल्ट पेपर है तो 160, क्योंकि सब बच्चे अच्छा नहीं किए होंगे, बहुत आसान पेपर है तो 140, ये है इसके लिए। और इसमें सपोज करो 200 मार्क्स का अटेम्प्ट लिए हो तो 160 से 180, डिफिकल्ट पेपर है तुम्हें 180 मार्क्सिट में दिखेगा, 160 आसान पेपर दिखेगा, यही स्केलिंग है। हाँ, तो 400 मार्क्स अटेम्प्ट तो लिए हो तुम, हाँ, 500 में 100 नंबर छूट गया तुम्हारा, 100 नंबर छूट गया मतलब तुम 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए, 38 क्वेश्चन में 32 अटेम्प्ट लिए, तो आ जाएगा 350 प्लस, ऐसा ही तो आता है। एकदम 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 यही तो है, और क्या है, समझ गए? यही स्केलिंग है, यही स्केलिंग है। तो स्केलिंग की बात कर ली। इसके लिए ब्रीफ नोट्स रिवीजन के लिए बनाना चाहिए। ब्रीफ नोट्स का मतलब क्या है वो बात कर रहे हैं। पेपर कंप्लीशन मैंने बता दिया, पेपर कंप्लीशन को फिजिक्स टॉपिक की बात कर ली मैंने। मैं ब्रीफ नोट्स मेकिंग बता दूं, इस पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सभी चीज़ में इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या है, ब्रीफ नोट मेकिंग, ब्रीफ या नोट्स मेकिंग कैसे बनाओगे, ब्रीफ नोट्स में अभी बता रहे हैं। तुमने एक बार पढ़ लिया उसमें टाइम लगेगा, तुमने एक बार पढ़ लिया, मान लो लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया और तुम्हारे पास नोट्स इसका बन गया, सपोज करो
300 पेज का। कितना? 300 पेज का, जो क्लास नोट्स है, पीडीएफ होता है, मिलता है वो, इंक्लूडिंग क्वेश्चन वेश्चन सब, 300 पेज का है। तो जो ब्रीफ नोट्स बनाओगे तुम इसका, ठीक है, 5 से 6% में, 5 to 6% ऑफ 300, मतलब 15 से 20 पेज का तुम्हारा ब्रीफ नोट्स होना चाहिए। 5 से 6%। कैसे हो, क्या होना चाहिए उसमें? उसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट होना चाहिए, क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको कैसे करते हैं, एक एक क्वेश्चन होना चाहिए जो तुम रिवाइज कर पाओ। यही होता है ब्रीफ नोट्स में। मतलब अक्रॉस द सिलेबस आपने सारे रिजल्ट लिख लिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक एक क्वेश्चन आपने स्टेप बाय उसमें लिख लिए, बस हो गया ब्रीफ नोट्स। तो हाँ, जैसे क्लास में हुआ ना, मैंने बोला कि भाई 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब तो पहले पूरा तुम लिख लिया भाई ये चीज यूज होता है, मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट को एक जगह लिख लिए, फिर जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सबका एक एक क्वेश्चन तुम करके इसमें रख लिए, तुम्हें पता चल गया ना कि ये ऐसा क्वेश्चन होगा ये स्टेप लेंगे, ये क्वेश्चन होगा ऐसे स्टेप लेंगे, यही करोगे और क्या करोगे। ये ब्रीफ नोट्स होता है। ब्रीफ नोट्स का मतलब पूरा कहानी नहीं होता है। ये हुआ कि बस एक बार देखे हमको पूरा चीज आ गया है। 5 से 6%, एट मैक्स 10%, 30 पेज से ज्यादा नहीं। टोटल 13 सब्जेक्ट है, 13 गुना 20 पेज कर लो तो कितना होगा? 13 गुना 20, 360 हुआ ना, 260 हुआ, 260, 260 पढ़ने पेज पढ़ने में कितना लगेगा? 3 दिन लगेगा, और क्या लगेगा? रिवाइज हो जाएगा। बाद में 2 ही दिन लगेगा ना, रिवाइज हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह ब्रीफ नोट्स बनता है ना। फिर क्या था? बुक्स की बात है, व्हाट वी डू इन क्लास, ठीक है। पहले मैं बता दूं, क्लास अगर करते हो तो बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक्स। आपको क्लास में पिछले 10 साल का 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू तो करा दिया जाता है, 20% आप खुद कीजिए, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। दूसरा, जो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए होता है होमवर्क क्लास में ही मिलते रहता है, आप करके आइए, नहीं बनता है अगले क्लास में पूछ लीजिए, बट क्लास के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज दिया 2 महीने बाद सर बता दीजिए, तो ये नहीं होगा, तो टॉपिक ही खत्म हो गया तो ये नहीं होगा, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। प्लस कुछ सिमिलर क्वेश्चन देने की बात है, बुक्स नहीं, हम लोग पीडीएफ शेयर कर देते हैं, फोटो खींच के आप पढ़ लीजिए विद सॉल्यूशन। कोई दिक्कत आया तो पूछ लीजिए, बट इमीडिएट पूछिए, 1-2 दिन में पूछिए, ऐसा नहीं कि आप 6 महीने बाद पूछ रहे हैं, तब तो नहीं, वो मैनेजेबल नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, समझ गए। तो बुक्स लेने की जरूरत है, क्लास करते हो तो। जिनको सेल्फ स्टडी करना, मैं बुक्स लिख देता हूँ। एक चीज़ और, क्लास में जो करेगा, मान लो जनरली, क्योंकि मैथ्स का बच्चा बहुत सारे नौकरी भी करते रहते हैं, तो जनरली ये ऑनलाइन ही क्लास चलता है मोस्टली, है ना, शाम में क्लास चलता है मोस्टली। तो जैसे मान लो अगर आप लाइव क्लास आते हो रोज, आप लाइव क्लास में देन एंड देयर पूछ सकते हैं, आपको वहीं बता दिया जाएगा, जो भी डाउट दिमाग में आया, कुछ नहीं समझ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी देते हैं, बना भी देते हैं, वहीं आप पूछ लीजिए। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, तो आज का दिन आज ही रिकॉर्डिंग देख लीजिए उसको रात में, और कल होके जब लाइव क्लास हो तो 5-7 मिनट शुरू में हम क्वेरी पूछते हैं कि बच्चा बताओ क्या दिक्कत है, पिछले क्लास आप आके पूछ लीजिए, और फिर आप चले जाए, फिर रिकॉर्डिंग देखिएगा। तो ये होता है। लेकिन इन सब के पीछे आपके साइड से एक ही कमिटमेंट है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलर मतलब ऐसा नहीं कि आज क्लास हुआ और 10 दिन के बाद देख रहे हो, 11वें दिन पूछने आ रहे हो, ये नहीं चलेगा। रेगुलर रहिए, रेगुलर। आज क्लास हुआ, लाइव नहीं भी देखे तो रिकॉर्डिंग देख के हम अगले दिन जाके शुरू में डाउट पूछ लिए, फिर चले गए, फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे। नौकरी वोकरी करते हैं तो क्लास में मैं जो भी लिखूंगा वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेम डे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो सॉल्व करने के देता हूँ क्लास में वो सॉल्व करना है आपको, होमवर्क देता हूँ वो सॉल्व करना है आपको, बस। नोट्स तो जो थ्योरी है वो तो लिखते ही रहते हैं। हाँ, होमवर्क क्या हुआ? अगर क्लास में 4 क्वेश्चन बनाने के लिए तो होमवर्क तो हुआ ना, उसको असाइनमेंट का नाम रखो या कुछ और नाम रख दो तुम, और साथ में जो पीडीएफ शेयर करता हूँ, क्वेश्चन तो शेयर करता हूँ तुम्हारे बनाने के लिए, क्या बोलोगे उसको? नाम कुछ भी दे दो, है वही चीज, है वही चीज, है ना। मेरा मानना है कि बच्चा जो है ठीक है, तो एक्चुअली है क्या, बच्चा, मैं दिक्कत क्या देखता हूँ, देखो जो एनर्जी लेवल आपकी फर्स्ट क्लास में है या पहले महीने है, वो 8वें महीने में वही एनर्जी लेवल रहना चाहिए। बच्चा 1-2 महीना एनर्जी रखता है, 3 महीना रखा,
चौथे महीने से फिर अपने भाग गया, इरेगुलर हो गया। बस मैं देखता यही हूँ। तो अगर मैं 500 बच्चे से स्टार्ट किया तो देखोगे 200-300 बच्चा लाइव आ रहा है, अंत तक 150 बच्चा बचा रहेगा, 150 रिकॉर्डिंग वाला में पहुंच जाता है। तो ये आप एनर्जी शुरू से अगर रखते हैं तो अंत तक रखिए, कॉन्स्टेंट एनर्जी रखिए। पहली बार पढ़ने में समय लगता है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, आप पहली बार पढ़ लिए, नोट्स मेकिंग आपका ब्रीफ बना लिए, आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है, बस उसको बार बार देखना है। जनरली शाम का टाइमिंग होता है 6:30 से 9, जनरली यही होता है। जनरली 80-90% टाइम यही रहेगा, या 6 साढ़े 8। ऑफलाइन होगा तो यहीं से होगा, ऑनलाइन तो दोनों चलता है, बहुत सारे बैच होते हैं। ऑलरेडी 5 बैच रनिंग है, ऑलरेडी रनिंग है, 3 को ख़त्म किया, 2 रनिंग है, आप जस्ट ख़त्म किया, 3 चलते रहता है। उनको ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं पता चलेगा, वैसे बता दूं, मैं दोनों उसी तरह लेता हूँ। जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में वैसे ही बात होता है। कोई अगर बच्चा जानने वाला हो तो बता देगा तुमको। ऑफलाइन में है कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हो तभी तो, उतना हो गया तो मैं आता रहूँगा। अब लिमिटेड बच्चा है तो फिर ऑफलाइन भी आओ ऑनलाइन भी करो तो वो दिक्कत होता है, दिक्कत होता है। ऑफलाइन में 20 बच्चे तो होने चाहिए कम से कम, हाँ 20-25 तो ऑफलाइन होने चाहिए। ऑनलाइन में तो हज़ारों रहते हैं। दोनों ही आ रहा है, दोनों का टाइम 18 जून से आ रहा, 18 जून। ठीक है, तो हम कहाँ कह रहे नहीं करो, कहाँ। अब 2 बच्चा बैठे हुए तो एक नहीं आया तो ऑफलाइन क्या हो, तो ऑनलाइन हो गया ना। हाँ, 25-30-40-50 बच्चा है, 2-4 नहीं भी आया तो दिखता तो है बच्चा। हाँ, तुम मेरी बात समझो ना, ये है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन फ़ायदा है कि ऑनलाइन भी दिखेगा, रिकॉर्डिंग भी सबके पास रहता ही रहता है। ठीक, कोई सेक्शन ए कंप्लीट हो गया तब टेस्ट होगा। सेक्शन ए हो गया, 3 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट है ना, तब टेस्ट होगा। सेक्शन ए का टेस्ट, मॉक टेस्ट, जिसका प्रॉपर कॉपी चेक होगा। अब सब्जेक्ट तो 15 दिन में खत्म हो जाता है, टेस्ट थोड़े होगा। बहुत सब्जेक्ट 15 दिन में 20 दिन में खत्म हो जाता है, बहुत सब्जेक्ट महीना लगता है, 30 क्लास लगेगा, ऐसा भी तो है। एक सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए का टेस्ट हो जाएगा, सेक्शन बी हो गया, उसका टेस्ट हो जाएगा, ऐसे फिर पूरा पेपर 1 का हो जाएगा। उसी तरह पेपर 2 में सेक्शन ए हुआ, सेक्शन बी हुआ, पूरा पेपर 2 हो गया, ऐसे ऐसे। कुछ टॉपिक तो है ना, बच्चा सब टॉपिक आसान कैसे हो सकता है, हार्ड भी कुछ तो टॉपिक रहेगा ना हार्ड, और कुछ टॉपिक बहुत आसान भी होता है, कुछ टॉपिक बहुत आसान हो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा सिंसियरिटी का कमी रहता है, समझ गए। तो क्लास में क्या बुक्स जिनको जानना है, मैं बुक्स बता देता हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ था, क्लास का तो बता ही दिया कैसे क्या होता है। इसके साथ मॉक टेस्ट है इंक्लूड, मैं ही पेपर बनाता हूँ, मैं ही चेक करता हूँ, बता दूँ मैं। और बुक्स मैं सिलेबस के साथ लिख देता हूँ, जिनको लिखना हो आप सेल्फ स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। देखो मैथ्स में जनरली वही बुक्स करते हैं जिसपे सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा होता है। कुछ पॉपुलर बुक्स हैं जहाँ से पेपर सेट होता है, जनरली पेपर वही सेट होता है, क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि जो भी पेपर बनाता है उसको सॉल्यूशन देना पड़ता है, समझ गए? तो इसीलिए तो यही रीज़न मेनली मेरे हिसाब से यही रीज़न है। तो जो क्वेश्चन आया कहीं ना कहीं चांस है कि वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो जो बुक्स है, मैंने बोला क्लास करने वाले बुक्स की जरूरत नहीं है, जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं कुछ हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये तुम्हारा है लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस, दोनों के लिए एक ही किताब है, लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस, इस दोनों के लिए एक एक किताब है, कृष्णा सीरीज का, मेरिट का पब्लिकेशन है, मैथ्स में बच्चे यही पढ़ते हैं, कृष्णा सीरीज की किताब है, मालूम है मुझे। तो किताब में 5 बता दूंगा तो पांचों बच्चा खरीद के बैठ जाएगा, पढ़ेगा कुछ नहीं, इसीलिए एक बताया। कृष्णा सीरीज का लीनियर अलजेब्रा भी, जिसको वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं, और मैट्रिसेस भी, और सिलेबस प्लस पीवाईक्यू पहले देख लीजिए, तब किताब पढ़िएगा। सिलेबस क्या है वही चैप्टर पढ़िएगा, पीवाईक्यू में कैसा क्वेश्चन आता है वही पढ़िएगा, एवरेज लेवल का क्वेश्चन आता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आता है, किताब में तो सब ना होगा।
ना। तो क्लास में पढ़ने में ये है कि हमें पता है क्या है पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब नहीं पढ़ना है। तो कैसे पता चलेगा? सिलेबस प्लस PYQ देख के। ये 2 किताब इसके लिए है। ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस और सेकेंड पेपर में रियल एनालिसिस, कैलकुलस और सेकेंड पेपर में रियल एनालिसिस, इस दोनों ही सब्जेक्ट को हम लोग साथ पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सारा चीज कॉमन है। कैलकुलस के लिए कृष्णा सीरीज पढ़िए, जैसे बोल रहा हूँ कृष्णा सीरीज, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। और एनालिसिस में एक ही किताब में बोल रहा हूँ, SC मलिक एंड सविता अरोड़ा। ये DU के टीचर रह चुके हैं, ये लोग लिखे हैं, और काफ़ी अच्छी किताब है। SC मलिक एंड सविता अरोड़ा का एनालिसिस में, मैथमेटिकल एनालिसिस, बड़ा फेमस किताब है। तो आपका ये और पेपर 2 का कैलकुलस आपका हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, एक ही किताब है इसका, PN चैटर्जी का, वही पढ़िए, PN चैटर्जी। ठीक है, PN चैटर्जी किताब। मैं दूसरा किताब भी बता सकता हूँ, शांति नारायण, बट मैं बोल रहा हूँ PN चैटर्जी पढ़िए। शांति नारायण थोड़ा डिफिकल्ट किताब है पढ़ने के लिए। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और लैपलास ट्रांसफॉर्म और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पेपर का 2 किताब है दोनों सब्जेक्ट के लिए। दोनों ही किताब, एक है ऑर्डिनरी सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन, किताब का नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक का नाम होगा एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये दोनों ही एक ही ऑथर का है, MD राय सिंघानिया, राय सिंघानिया की किताब है, डिफरेंशियल इक्वेशन और एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पेपर 1 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्म यहीं पे है, और पेपर 2 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सब इसी में, इसी दोनों किताब में। चैप्टर है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है, चैप्टर है, 2-4 चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, बता दूं, बस दोनों किताब पढ़ लेना पड़ेगा। ये लैपलास है ना, लैपलास एडवांस में मिलेगा ये। फिर क्या है हमारे पास? डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, कृष्णा सीरीज का, कृष्णा सीरीज का, है ना। कृष्णा सीरीज में एक स्टैटिक्स किताब होगी, एक डायनेमिक्स किताब होगी, 2 किताब है। आप टॉपिक देख के आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है? वेक्टर एनालिसिस, एक ही किताब पढ़िए, सॉम सीरीज, और कुछ नहीं। सॉम सीरीज की किताब है वेक्टर एनालिसिस का, वो पढ़िए, बस एक ही किताब बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ये ग्रुप एंड रिंग फील्ड, एक ही किताब पढ़िए आप, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम होगा, मॉडर्न अलजेब्रा बाय खन्ना एंड भामरी, भामरी। बस टॉपिक देख के जो पढ़ना है, सिलेबस एंड PYQ देख के पढ़िए, उतना ही टॉपिक कीजिए, ज़्यादा नहीं। भामरी, BHAMBRI, भामरी, ये भी DU के टीचर हैं, रह चुके हैं, रिटायर कर गए वो। रियलिसिस बता ही दिया, SC मलिक। इसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अगेन मैं कहूँगा सॉम सीरीज पढ़िए, सॉम सीरीज की किताब पढ़िए। ठीक है, टॉपिक देख के अपना पढ़ लीजिए, सारे चैप्टर पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, कांति स्वरूप, कांति स्वरूप, इस किताब का नाम है वैसे ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ये भाई कांति, इसे मिल जाएगा, जो टॉपिक है अपना पढ़ लीजिए। मैं कहूँगा सिलेबस के साथ PYQ जरूर देखिए, तब किताब पढ़िएगा टॉपिक देख के। फिर क्या है? पार्शियल का मैं किताब बता दिया, एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, वही MD राय सिंघानिया। फिर है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए पढ़िए शास्त्री की किताब, शास्त्री। और कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए पढ़िए M मॉरिस मैनो, और किताब का नाम बता देता हूं, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर डिजाइन, ये किताब है। 2 चैप्टर पढ़ना है, बस 2 ही चैप्टर पढ़ना है। अब देख लीजिएगा, गेट वाला चैप्टर है, बुलियन अलजेब्रा, और वही नंबर सिस्टम का, यही 2 चैप्टर।
फिर क्या है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के लिए किताब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स 1 फर्स्ट पार्ट कृष्णा सीरीज का। और कौन सा है, फ्लूइड डायनेमिक्स जो है, ये है फ्लूइड डायनेमिक्स, एक ही किताब है, बाई एमडी राय सिंघानिया। बस टॉपिक देख के सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो जितना है टॉपिक 3 चैप्टर पढ़ना होगा। फ्लूइड डायनेमिक्स बाई एमडी राय सिंघानिया, अलग चीज है। और रिजिड बॉडी पार्ट 1, इसमें थोड़ा एरर है, अपना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये गलतियां है। ठीक है, तो ये किताब है। अब क्या था, बट किताब उनके लिए बोला जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, क्लास करेंगे कोई किताब नहीं। फिजिक्स टॉपिक सब हो गया। अब आपके जो क्वेरी हैं पूछ लीजिए। किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी दिमाग में बात ये 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, 8 कैलकुलस एंड एनालिसिस से स्टार्ट हो रहा है। बड़ा टॉपिक है, पूरे पेपर में 40% 2 ही टॉपिक लगता है, कैलकुलस एंड एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा। 40% टाइम उसी में लगेगा, 60% है बाकी। तो 500 घंटे का 200 प्लस घंटे इसी दोनों टॉपिक में लगना है, कैलकुलस एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा। हाँ, दोनों 3-4 महीने का है ही, तो बड़ा टॉपिक है। अब बताइए, जिनको भी जो पूछना है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, 18 जून से है, इसके साथ मॉक टेस्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब हर एक सेक्शन का टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा, कॉपी चेक होगा विथ फीडबैक, जो मैं ही करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज भूल गया मैं कहना, एक चीज और, प्री रिक्विजिट क्या पढ़ के आना है। जिनको क्लास करना है उनको सबसे पहले जरूर पढ़ के आए, क्योंकि ये चीज अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे इरिटेशन थोड़ा होता है, बेसिक बातें पूछोगे। अब 11th-12th का मैथ्स पढ़ के आना, 11th-12th का मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, ये रिवाइज करके आना है। साथ में उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैट्स नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ के जितना सब पढ़ लीजिए। रिवाइज करके ये मत पूछेगा साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का 1 होता है सर, कैसे होता है, ये बोलो पूछोगे तो क्या होगा मुझे। हाँ, है ना सर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, ये हम मुझसे पूछने लगे तो क्या होगा। तो ये मत करना, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी आ जाते हैं, तो मुझे थोड़ा उसमें इरिटेशन होता है कि ये मत पूछो भाई। मैथ्स ऑप्शन लिए तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ, इतना पढ़ के, इसलिए बोल रहे 11th-12th रिवाइज करके आइए, एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी स्टैट्स छोड़ के। जो ग्रेजुएशन भी कर लिए हो उनको मेरे हिसाब से कैलकुलस एंड मैट्रिसेज रिवाइज करके आना चाहिए। मैं इतना, हाँ, रिवाइज करके आओ, ज़्यादा अच्छा है ना, ग्रेजुएशन वाला है, पढ़ लोगे जो तुम पढ़ जितना ही पढ़े हो। जनरली बच्चा क्या होता है या कॉलेज में क्या होता है मुझे ही पता है, कॉलेज में बोलता है 5 टॉपिक पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन आने, तो 5 टॉपिक तो पढ़े होगे। हाँ तो हाँ तो वो जो पढ़े वही पढ़ के आओ ना तुम, मैं कह रहा हूँ थोड़ी यूपीएससी पढ़ के आओ, जो पढ़े तुम ये 2 चीज़ का पढ़ लो तो ज़्यादा आसानी होगी, कम से कम ये तो पढ़ के आओ। बच्चा तो क्या बताएं तुमको, हम इंटीग्रेशन भी पूछने लगता है मुझसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और साइन एक्स कैसे लिख दिए, ये नहीं होना चाहिए। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे लिख दिए, ये नहीं होना चाहिए। पूछते ही रहता है ना, तो ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये पढ़ के आइए ये सब। हम इसको ऊपर वाला जरूर पढ़िए, इसे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स नहीं पढ़ना, ये प्री रिक्विजिट है, मतलब ये पढ़ के आना है। 18 जून से क्लास है, मॉक टेस्ट साथ में होगा जो इस बैच में आ रहे हैं। चलिए, अब क्या है सर, मुझे मैथ में इंटरेस्ट है लेकिन मेरे, अरे बहुत अच्छा है चंदन कुमार जी, फिजिक्स से ग्रेजुएशन तो ले लीजिए, रख लीजिए, कोई बात नहीं। फिजिक्स में तो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़े हो गए ना, 1-2 पेपर तो है ही मैथ्स का, ले सकते हैं। आयुष कंसल जी, तुमने अच्छा, हाँ तुम्हारा नाम याद है मुझे, तुम क्लास छोड़ दिया, अब रिकॉर्डेड देखो ना, अगस्त तक तुम्हारा बैच चलेगा। आयुष कंसल, आई थिंक तुम 4th बैच में थे, सितंबर तक तुम्हारा बैच है, पढ़ो। अब लाइव तो छोड़ लिया तो मैं क्या करूँ इस पे,
रिकॉर्डिंग है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। सर मेरा पीसी रेट नहीं था। हस क्या नाम है, हसप्रीत देवपाल, 12th तक मैथ बढ़िया से पढ़े हो। अगर आप 2 साल के बाद एग्जाम दे रहे हैं तो आप ले सकते हैं, मतलब 26 के बाद वाला, 27 दे रहे हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ, लिखा मैंने लिया जरा, में क्या पढ़ो, मैं एक ही किताब लिखा हूँ कृष्णा सीरीज का। ए आर वशिष्ठा किताब है। हाँ, किसका? हाँ, एक ही किताब है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल करके है किताब, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिखा हुआ है, एक ही किताब है। एक कॉन्सेप्ट वाला होगा, एक क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ज़्यादा वाला करने का, जहाँ तुमको ज़्यादा सॉल्व मिल रहा हो। ये आयुष कंसल, उसमें कैलकुलस होगा 18 जून से, कैलकुलस होना है, कैलकुलस बचा हुआ है उसमें। साथ में उसमें डायनामिक्स होगा, मैकेनिक्स होगा, स्टैटिक्स होगा। आज तुम्हारे बैच में, तुम चौथे बैच के बच्चे हो, मुझे नाम याद है। अच्छा देखो, यही एनर्जी लेवल शुरू में रहता है, बाद में गायब हो जाता है। एनर्जी लेवल शुरू से अंत तक एक ही रखना होता है भाई। बोला तो आयुष कंसल, कैलकुलस एनालिसिस होगा, मैकेनिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स होगा उसमें। चलो, बस इतना ही बचा हुआ है। हम्म। सेम, सेम, एक दो टॉपिक अंतर है, यही पढ़ के जाओ, बहुत नंबर आएंगे। देवपाल जी, अगर 27 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप ले सकते हैं। 12th तक मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में जेई मेन एडवांस वगैरह तैयारी वारी किए हो, मतलब मैथ्स सोच पाते हो तो ले सकते हैं। हाँ हाँ, बैच ऐप से, ऐप से। वो ऑनलाइन का है, ऑफलाइन का तो यहाँ से बात करना पड़ेगा। हम्म, वही है, क्या बोलते हैं, ऑफ। हाँ भैया, अगर ऑफलाइन नहीं चलेगा तुमको ऑनलाइन में कन्वर्ट, ऑनलाइन में ही फीस लिया जाएगा, घबराओ मत। अगर मान लो 5 ही बच्चा हुआ ऑफलाइन में, सपोज करो, तुमको बोला ऑनलाइन कर लीजिए, आपका जो फीस है वो वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं हो, मतलब प्रैक्टिकल बात किया मैंने तुमसे, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा। 20-30 बच्चे क्लास में दिखना चाहिए ना। अब 2-4 बच्चे आओगे तो एक गायब हो गया, तो ये तब मैं नहीं। हाँ हाँ, नहीं चलो। हाँ हाँ, 18 वाला दोनों स्टार्ट हो रहा है, दोनों सेम ही बैच है, मैं ही पढ़ा, यही क्लास ऑनलाइन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए ऑफलाइन में। और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी पूछो, इतना कुछ तुम लोगों को, तुम लोग हो गया, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन वाले को कुछ नहीं पूछना, जाए ऑनलाइन को देख लो। हाँ, पीवाईक्यू एक किताब है यार, बड़ा खराब है, बहुत खराब है, सॉल्यूशन है। पीवाईक्यू के लिए बेस्ट है कि तुम ऑनलाइन में डालोगे ना, तो तुम्हें यूपीएससी का साइट खुल जाएगा, वही खोल के पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेना, अपने ड्राइव में रख लेना, बेस्ट है। जो एक दो किताब है, सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है उसमें, लेकिन गलतियां ही गलतियां हैं। बेस्ट बेस्ट वही है कि तुम खोजोगे 2024 मैथ्स ऑप्शनल पेपर, तो तुम्हें यूपीएससी का साइट का लिंक आएगा, खोलना, डाउनलोड कर लेना। तो यार टाइम वही नहीं पढ़ पाओगे भाई, बच्चों को शुरू शुरू में तो लगता है इस दुनिया सब चीज कर लेंगे, नहीं करना है। आपको उतना ही करना है जितना आपको बता दिया जाएगा। तो मैं कहता हूँ क्लास कर लिए, जो होमवर्क दिए वो कर लिए, जो पीडीएफ दिया वो पढ़ लिए, 325 प्लस से गारंटी है भाई। कुछ मत करो, मैं तो कहता हूँ बच्चों को। और ज़्यादा कुछ उसके अलावा करने लगो तो 325 नहीं, फिर 250 पे आ जाओगे, 200 पे आ जाओगे। आप क्या बताएं, पीवाईक्यू जो पिछले 10 साल का, 30 साल का नहीं करना है, पिछले 10 साल का,
उसमें से 80% क्लास में ही करते हैं, 20% बचता है, आप खुद से कर लीजिए। हो सकता है एक दो कभी कभी ना बड़ा ही, क्या बोलते हो, एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाता है, मत करो ना उसको। एक के चक्कर में 9 थोड़े छोड़ोगे तुम तैयारी 95% का करो, 5% में दिमाग मत लगाओ। कोई बच्चा के, तुम 90% सिलेबस कर लियो, 95, बच्चों को लगता है 5% छोड़े उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं होता है। 95 पर है उससे क्वेश्चन आएगा। एक तो कुछ रहता है, कभी कभी पूछ लेता है एक आध पार्ट, तो उसको छोड़ो ना, उससे तैयारी थोड़ी करना है। हमारा एम है कि हमको 325 प्लस हो जाना चाहिए। चांस की बात है, अगर थोड़ा अच्छा हो गया 350 प्लस आ जाएगा ना। क्लास करने वाले को मैं बोलता हूँ कि बस क्लास कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, साथ में जो पीडीएफ मिलता है वो पढ़ लीजिए, 325 प्लस की गारंटी है। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ। हाँ भाई बताओ, ऑनलाइन वाले बस थोड़ा देर और तुम्हारे लिए है, ठीक है, ओके। अरे 11, हाँ, रुको रुको रुको, हम मैं तो किस प्रकार से, ठीक है अनिल भाई, मैं 10th में हूँ, पर हूँ। अरे तभी पढ़ लो ना, 11th 12th ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेकेंड ईयर में आओ, तब पढ़ना, तब पढ़ना। भले बलबीर दान पीवाई क्यू देख लो। अच्छा, तुम तो क्लास के बच्चे हो ना, जैसा तुम भी क्लास की बच्ची हो। हाँ मैं ठीक हूँ, जैसा तुम्हारा कैसा गया प्रीलिम्स जैसा। अरे कौशिक ऑलरेडी क्लास डेमो वाला है, ऐप पे जाके देख लो, ऑलरेडी क्लास होगा वहां, देखो जाके क्लास कैसे होता है। ऑलरेडी क्लास है, यूट्यूब पे भी है क्लास, देख लो। क्या बोल रहे हो महेश, केजीएस का क्या? हाँ नवदीप बताओ ना क्या, बताओ। सर केजीएस का हेल्पलाइन नंबर मेरे पास नहीं याद है भाई, केजीएस के ऐप पे जाके देखो, हेल्प, मुझे कहाँ याद है। जो तुम्हारा बैच है आयुष कैंसल, 4th बैच का तुम बच्चा है ऑलरेडी, वो सितंबर तक बैच है, तो उससे बहुत कम टॉपिक बचा हुआ, करो उसको। नहीं शुभम नहीं, आईटी का क्लास अलग से होता है शुभम झा। चलिए थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास, नवदीप तुम अभी अच्छा हाँ तुम ले सकते हो मॉक टेस्ट, तुम तो फर्स्ट बैच में थे ना, हाँ मॉक टेस्ट लो, दो उसको, ले सकते हो नवदीप। 8 से 10 महीने अनिल वर्मा, ये ले लो बलबीर दा, नवदीप ले लो, ठीक है जैसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।